गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं रोशन और हमारी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। हालांकि वो हम अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, जैसा कि नाम सुजेस्ट कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन है जो कि ग्रेविटी की वजह से किसी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, सो वी कैन डिफाइन इट एज इट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट वही होगा जो एक्सेलरेशन का रहता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है जो कि नेगेटिव साइन के साथ स्पेसिफाई की जाती है। और अगर कुछ एक अजम्पशंस को हम कंसीडर करें तो इसकी जो वैल्यू है वो ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ कांस्टेंट मानी जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो अजम्पशंस हैं एयर रेजिस्टेंस बॉडी के मोशन पे नेगलेक्ट की जा सकें, रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट नेगलेक्ट किया जा सके, और डिस्टेंस ऑफ फॉल जहाँ से बॉडी फॉल कर रही है टूवर्ड द अर्थ वो बहुत कम होना चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ से। और लोकेशन हम अपनी अगर चेंज नहीं कर रहे तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और जो हम अभी देखेंगे जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं कि कांस्टेंट रहती है कि नहीं। साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जब हम सेंटर में चले जाते हैं अर्थ के तो वहाँ पे 0 हो जाती है। तो ये था कुछ एक थोड़ा सा ओवरव्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। डिटेल में अगर आपको इसको देखना है तो लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है G इज इक्वल टू कैपिटल G m ओवर r स्क्वायर। अब अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो बहुत ही आसानी के साथ ड्राइव किया जा सकता है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि ये एक्सेलरेशन ही है जो किसी बॉडी में ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। चाहे वो ग्रेविटी अर्थ की है, चाहे वो दूसरे किसी प्लैनेट की है, चाहे वो मून की है। लेकिन सबसे पहले हम अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो बॉडीज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जो बॉडीज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे जिसको कि हम जी के साथ डिनोट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन है जी इज द एक्सेलरेशन जो कि प्रोड्यूस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, जहां हम कह सकते हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यानी कि हमें यहाँ पे एक तो अर्थ कंसीडर करना पड़ेगा और एक ऐसी बॉडी जिसमें वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो इसलिए मैंने लिख लिया और कंसीडर कर लिया, let us consider a body of mass m which is moving near the surface of earth। अर्थ के सरफेस के नियर वो मूव कर रही है, चल रही है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ के इफेक्ट में मूव कर रही है। एक बॉडी जिसका कि मास m है वो कंसीडर कर ली, जो कि मूव कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अगर वो ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रही है तो इसका मतलब उस पर फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, फोर्स ही लगेगी तो बॉडी मूव करेगी। तो अगर वो मूव कर रही है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लग रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन किन्हीं दो बॉडीज के बीच में जिनका कि मास एक का स्मॉल m लिया है और मास ऑफ अर्थ मैंने कैपिटल M लिया है और रेडियस ऑफ अर्थ मैंने r लिया है कैपिटल R। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल लॉ को हम इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। देन इस केस में देन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का जो यूनिवर्सल लॉ है वो कहता है कि दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स दी जाती है F इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ फर्स्ट बॉडीज स्मॉल m, मास ऑफ सेकंड बॉडीज कैपिटल M जो कि अर्थ का है, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर का स्क्वायर, और उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आएगा डिवाइड में। अब आप देख सकते हो कि जो अर्थ की रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये जो मैंने बॉडी ली है ये काफ़ी छोटी बॉडी है। तो इसलिए हम इसके सेंटर और अर्थ के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए
the distance between their center can be considered as radius of earth because radius of earth is very very larger than the size of this object. so यहाँ पे आएगा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद अब हम न्यूटन सेकंड लॉ पे जाएंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो इसलिए भाई न्यूटन सेकंड लॉ भी कहता है कि जब फोर्स लगेगी किसी बॉडी पे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो है जी। और फिर वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है उस फोर्स का जो फोर्स उस बॉडी पे लगती है जिसमें वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि दी जाती है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। अगर फोर्स F लग रही है और जिस बॉडी पे वो फोर्स लग रही है उसका मास m है, और उसमें अगर एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो रही है तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि F = ma होता है। अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में फोर्स लग रही है J बड़ी वाली ऊपर वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और मास इस बॉडी का है m ही है, तो हम F लिख सकते हैं जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है, जो कि होना चाहिए जिस बॉडी पे लग रही है उसका मास, और जितनी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो a की जगह आ जाएगा g, क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है g। तो इस इक्वेशन को आप मान सकते हो सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से आप देख सकते हो ये F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस F इज आल्सो द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम फर्स्ट और सेकंड में से लिख सकते हैं mg = Gm/m/r²। यहाँ से m और ये m दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी मास ऑफ दिस सब्जेक्ट है, ये भी मास ऑफ दिस सब्जेक्ट विच वी हैव कंसीडर्ड, तो इसलिए ये m और ये m कैंसिल, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आ गया G = Gm/r²। आप देख सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ के ऊपर और रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर, और किसी भी दूसरे फैक्टर पे ये डिपेंड नहीं करता। जो हमने बॉडी कंसीडर की है उसके मास पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, उसके साइज पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, शेप पे भी डिपेंड नहीं करता, और डेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता। जी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया Gm/r²। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि m इज़ मास ऑफ अर्थ, r इज़ रेडियस ऑफ अर्थ, और अगर हमने कोई दूसरी हेवनली बॉडी कंसीडर की है तो उसका मास और उसकी रेडियस होगी। अगर मून है तो मून का मास और मून की रेडियस होगी। तो हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू किसी भी जो बॉडी हमने कंसीडर की है उसके मास पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही, उसके साइज पे, उसकी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड नहीं कर रही। डिपेंड कर रही है तो मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पे, और g जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और यूनिवर्सल कांस्टेंट g की वैल्यू आप जानते हैं क्या है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। और रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आप जानते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू जो है 6.4 × 10⁻6 मीटर, और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 × 10⁻24 kg। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि g ये भी कांस्टेंट है, r रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, ये सभी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी ऑन दी सरफेस और नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ वो है अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट मानी जाती है अगर हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करें। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है जब आप इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो वो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस वैल्यू इज कंसिडर्ड ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर g if we do not change our position और वी कैन से दैट लोकेशन। अगर हम लोकेशन चेंज नहीं करें, क्योंकि देखिए अर्थ हमने स्फेरिकल शेप का कंसीडर किया, लेकिन जो ओवल शेप होता है कुछ अंडे की तरह, और वहाँ पे एक्यूटर
एक्यूटर की अगर हम बात करें, वहाँ पे रेडियस की वैल्यू चेंज हो जाती है, पोल पे रेडियस की वैल्यू चेंज हो जाती है। पोल पे रेडियस ऑफ अर्थ कम होती है, और जब नीचे हम कम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है रेडियस के, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो पोल पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है अगर अर्थ की बात करें पोल पे, और एक्यूटर पे, क्योंकि एक्यूटर पे रेडियस ऑफ अर्थ वो बढ़ जाती है रेडियस की वैल्यू, तो अगर नीचे बढ़ेगी चीज़ तो जो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, तो इसलिए एक्यूटर पे इसकी वैल्यू मिनिमम होती है। अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे तो ये जी की वैल्यू चेंज होगी। अगर हम ये जो नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ लिखा है, अगर हम बहुत दूर चले जाएंगे, डिस्टेंस ऑफ फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर वो ग्रेटर हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ से, तो तब भी जो है जी की वैल्यू चेंज होगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और जैसे ही हम अर्थ की सरफेस के बीच में जाते हैं, खड्डा खोद के मान लीजिए हम इनटू दी अर्थ जाने की कोशिश करते हैं, और तब भी जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। वो किस तरह से डिक्रीज होती है, मैथमेटिकली भी हम उनको ड्राइव करेंगे, और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी जी की वैल्यू में थोड़ा बहुत जो है वेरिएशन देखने को मिलती है। वो किस तरह से वेरी करती है मैथमेटिकली हम ड्राइव करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कुछ एक अगली वीडियोस में। एक आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल रोशन VR को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।